So students, that's all about the plant kingdom. Now we'll move to the animal kingdom. Okay, dear students, now we move to the big section of this chapter, that is classification of kingdom Animalia. Students, animals are found in different varieties. आप देख सकते हो कितने अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं. इनफैक्ट कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि वो एनिमल्स है. जैसे आप इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें. इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन. कम ऑन, आर दीज एनिमल्स? डेफिनेटली स्टूडेंट, दीज आर ऑल्सो एनिमल्स. अब क्योंकि एनिमल्स बहुत डिफरेंट वैरायटी के पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए उनको क्लासिफाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. So before we actually start classifying animals, we'll see some important terms, students, right? The first important term is symmetry. Symmetry. This is a very simple term, students. देखो बहुत सारे एनिमल्स में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में एक सिमेट्री पाई जाती है. जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, ये लाइन है, इसकी फोटोग्राफ आप देखें, इसके बीचों बीच अगर हम ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दें तो आप देखो इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा. सही बात है या नहीं? इस लाइन के दोनों साइड हमें सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा. दिस इज कॉल्ड सिमेट्री. ये एक तरह की सिमेट्री है स्टूडेंट्स. इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आप अपनी बॉडी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उसमें भी सिमेट्री है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, अपने बॉडी के बीचों बीच अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, टॉप टू बॉटम, तो आपको इसी तरह की एक सिमेट्री दिखाई देगी स्टूडेंट्स. ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स यहां पर भी आप देखें, ये एक इंसेक्ट टाइप कोई एनिमल आपको दिखाई दे रहा होगा और ये एक प्लेन ड्रॉ किया गया है, उसके बीचों बीच आप देख सकते हैं उस प्लेन के दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर है. तो दिस इज अ सिमेट्री. और देखो स्टूडेंट्स, जनरली दो तरीके की सिमेट्री होती है जहां जिसकी हम यहां पे बात करने वाले हैं. एक तो ये सिमेट्री हो गई जो हमने इन दो फोटोग्राफ्स में देखी. अब इन दोनों फोटोग्राफ्स को देखो, जैसे ये एक स्टार फिश है, दिस इज अ स्टार फिश. इसके बारे में डिटेल में बहुत आगे में पढ़ेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देखिए उसके दोनों साइड, लाइन के दोनों साइड जो है आपको सिमेट्रिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सेम स्ट्रक्चर. ऐसी एक लाइन ड्रॉ करें तो उसके दोनों साइड भी सेम स्ट्रक्चर. ऐसी एक लाइन ड्रॉ करें तो उसके दोनों साइड भी सेम स्ट्रक्चर. ऐसी एक लाइन ड्रॉ करें तो उसके बाद भी दो सेम स्ट्रक्चर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक अलग टाइप की सिमेट्री है. इसमें सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे, ध्यान दें आप, सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके बाद आपको सिमेट्री दिखाई देगी. जैसे इस डायग्राम में और क्लियर हो रहा है. आप देखिए ये भी एक एनिमल होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सी में पाया जाता है. एक एनिमल, एक हमने ऐसा प्लेन ड्रॉ किया, इसके दोनों साइड सेम सिचुएशन है, इस प्लेन के दोनों साइड भी सेम सिचुएशन है. ठीक, सेंटर से पास करने वाला कोई भी प्लेन हम ड्रॉ करेंगे तो उसके दोनों साइड सेम सिचुएशन होगी. ठीक, तो स्टूडेंट्स कुछ एनिमल्स में इस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है और कुछ एनिमल्स में इस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है. इनफैक्ट ज्यादातर एनिमल्स में इस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है. ठीक, तो इस बेसिस पे भी स्टूडेंट्स हम एनिमल्स को कई बार क्लासिफाई करते हैं. तो जब ऐसी सिमेट्री पाई जाती है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बाइलैटरल सिमेट्री. बाइलैटरल सिमेट्री. और स्टूडेंट जब ऐसी सिमेट्री पाई जाती है तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री. ठीक है, बाइलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जिससे ऑर्गेनिज्म को दो सेम पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. एक ऐसी लाइन होती है जिससे ऑर्गेनिज्म को दो सेम पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट एक ही ऐसी लाइन होती है. रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. ठीक है, सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन. तो दिस इज रेडियल सिमेट्री, सॉरी दिस इज बाइलैटरल सिमेट्री, दिस इज रेडियल सिमेट्री. और हमारे बॉडी में कैसी सिमेट्री होती है स्टूडेंट्स, आप समझ होंगे, बाइलैटरल सिमेट्री. अब जैसे मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें जनरली सिमेट्री नहीं पाई जाती है. कभी कभी पाई भी जा सकती है बट जनरली नहीं. ठीक है, आप देखो जैसे ये प्लांट है, इस साइड में वो ज्यादा ब्रांचिंग कर रखी है उसने, इस साइड में ज्यादा ब्रांचिंग नहीं है. तो इसमें अगर आप बीचों बीच कोई लाइन ड्रॉ कर भी देते हो तो उसके दोनों साइड सेम सिचुएशन दिखाई नहीं देगी. तो प्लांट्स में जनरली इसलिए हम सिमेट्री की बात कम ही करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल थिंग दैट इज कॉल्ड जर्म लेयर्स. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो आप सोच के देखो, हम आज इतने बड़े हैं लेकिन क्या हम इतने बड़े हमेशा थे? नहीं स्टूडेंट्स, शुरू में हम बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी साइज बढ़ती है. इनफैक्ट हमारे साथ ही नहीं, बर्ड्स, स्नेक्स और बाकी एनिमल्स के साथ भी ऐसे होता है. इनफैक्ट स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल शुरू में स्टूडेंट्स हम इतने छोटे होते हैं, वी आर जस्ट अ सिंगल सेल. जब मदर की बॉडी में होते हैं, उसके बॉडी के अंदर होते हैं, उसके वुम में होते हैं, तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ एक सेल जितने होते हैं, एक सेल. फिर स्टूडेंट धीरे धीरे क्या होता है, वो सेल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. फिर वो दो सेल जो है वो चार सेल्स में डिवाइड होते हैं. फिर वो चार सेल्स जो है
वो 8 सेल्स में डिवाइड होते हैं और धीरे धीरे ये सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है और साइज जो है वो हमारा बढ़ता रहता है स्टूडेंट्स। और शुरू में स्टूडेंट जब आप समझ सकते हो कि जब साइज बहुत छोटा होता है एंड व्हेन वी आर नथिंग मोर देन अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, तो उस टाइम हमारे बॉडी में ऑर्गन्स वगैरह दिखाई नहीं देते हैं आपको, आंख, नोज, हैंड्स, ये सब दिखाई नहीं देंगे। जैसे जैसे साइज बड़ा होता है स्टूडेंट्स वैसे वैसे ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, शुरू में बिल्कुल शुरू में वी आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो ये जो फेज होता है स्टूडेंट्स डेवलपमेंट का, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें स्टूडेंट्स तो ये फेज जो है वो मदर के बॉडी के अंदर होता है। इनफैक्ट बाकी एनिमल्स में भी ऐसा ही कुछ होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाना चाहता हूं जहां पर एक एनिमल जो है उसमें यही होता हुआ आपको दिखेगा। लेट्स हैव अ लुक। तो आप देखें बिल्कुल शुरू में वो एक सिंगल सेल है। आप देखेंगे कैसे ये डिवाइड होता है। देखिए स्टूडेंट्स, देखो ये सिंगल सेल कैसे 2 में डिवाइड हुआ, 4 में डिवाइड हुआ और डिवीजन होता जा रहा है, राइट। अब देखो धीरे धीरे वो शेप लेगा, धीरे धीरे और ग्रो करेगा और शेप लेगा स्टूडेंट्स। आप देखो शेप ले रहा है, द ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग शेप, इज डेवलपिंग मोर एंड मोर। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स आप, मोर और मोर शेप ले रहा है वो, फाइनली ये ऑर्गेनिज्म बन जाता है स्टूडेंट्स। देखा जाए तो बहुत ही अमेजिंग फिनोमेना होता है स्टूडेंट्स, दिस इज अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर कि ऐसा अमेजिंग फिनोमेना हो पाता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डेवलप हो पाते हैं। पर स्टूडेंट्स हमारे काम की जो बात है वो ये है कि शुरू में व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो। चलो मैं एक बार और फिर से आपको दिखाता हूं। देखें स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इस टाइम पर इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि वो अभी एक एम्ब्रियो है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एम्ब्रियो है डेवलपिंग, उसको अगर हम एनालाइज करें तो उसमें सेल्स की कई सारी लेयर्स मिलती है हमें। जैसे देखो ये एक एम्ब्रियो है स्टूडेंट्स, इसमें आप क्लियरली 2 लेयर्स देख सकते हैं, एक बाहर वाली जो मैंने येलो में रिप्रेजेंट की है और एक अंदर वाली जो मैंने ग्रीन में रिप्रेजेंट की है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनके एम्ब्रियो में 2 ही लेयर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियो में इनफैक्ट 3 लेयर्स दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स, तो जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो हमारे बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये लेयर्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये जो छोटा सा आपको एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, यही बॉडी में डेवलप होता है, पूरी बॉडी में डेवलप होता है, इसी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, जैसे अगर हम अपने बॉडी की बात करें जिसमें ये 3 लेयर्स होते हैं, तो ये जो बाहर का लेयर होता है सबसे, यही धीरे धीरे डेवलप होके हमारी स्किन बनाता है। हमारे स्किन पे जो हेयर्स होते हैं या फिर हमारे हेड पे जो हेयर्स होते हैं वो इसी से डेवलप होते हैं, इसी लेयर से। हमारी जो टिथ होती हैं स्टूडेंट्स, नेल्स होते हैं, मतलब बाहरी जितनी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में, वो सब इसी से डेवलप होती हैं। नर्व्स जो होती है हमारे स्किन के नीचे, वो भी इसी लेयर से बाद में जाके डेवलप होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बिल्कुल बीच वाला आपको लेयर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है बाद में डेवलप होके। ठीक है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी जो चीजें हैं वो इस लेयर में जाके डेवलप होती हैं। और फिर ये जो बीच वाला आपको लेयर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे बॉडी में डेवलप होकर हार्ट बनाता है, लंग्स बनाता है, किडनी बनाता है। ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो इस बीच वाली लेयर के डेवलपमेंट से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो एम्ब्रियो है वही पूरी बॉडी में डेवलप होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं इसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है वो डेवलप होकर डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, तो उसके ये जो 3 लेयर्स है, मैंने आपको बताया कि वो 3 लेयर्स कैसे डेवलप होकर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी एम्ब्रियो में 2 ही लेयर होते हैं। ठीक है, जब उनके एम्ब्रियो में 2 ही लेयर होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि वो थोड़े सिंपल टाइप के एनिमल्स होंगे और ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के एनिमल्स होंगे ना, क्योंकि स्टूडेंट्स इनमें तो 2 ही लेयर्स है। ठीक है, तो इनमें बहुत ज्यादा ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसमें 3 लेयर है तो तीनों डेवलप होकर अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे, दे विल बी लॉट ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स में ऐसे 3 लेयर्स पाए जाते हैं इन एम्ब्रियोनिक फेज, और थोड़े सिंपल टाइप में 2 ही लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन लेयर्स का क्या नाम होता है स्टूडेंट्स वो भी हमें देखना चाहिए। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं एंडोडर्म। देखो नाम ही है एंडोडर्म और बाहर वाले का एक्टोडर्म। और ये जो बीच वाली लेयर थी जो सिर्फ इसी में है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मेसोडर्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, जिनमें होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है।
अब स्टूडेंट जिनमें 3 लेयर्स होती है जिन ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, इनमें क्या होता है स्टूडेंट, 3 जर्म लेयर्स होती हैं या 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नाम मैंने बता दिया है, और इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स डिप्लोब्लास्टिक। नाम आप याद रखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। इनमें क्या होता है, 2 जर्म लेयर्स होती हैं, इनमें मेसोडर्म नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एक और इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोएलम। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो थोड़ा सा फेज चल रहा है 15-20 मिनट का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है आपको। इसमें हम कई सारे डीप बायोलॉजिकल टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये चैप्टर आपको आसान लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स की कोएलम क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, अपनी बॉडी की हम बात करते हुए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको समझना थोड़ा आसान है। देखो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, आपको तो पता ही होगा कुछ कुछ के बारे में। जैसे स्टूडेंट्स, हमारे चेस्ट में हार्ट होता है, इसके बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो हार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये धड़कता भी है, ये भी आपने सुना होगा, और कई बार बहुत तेजों से धड़कता है। तो स्टूडेंट्स का क्या मतलब होता है, धड़कने का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हार्ट है वो मूवमेंट करता रहता है। इसे कैसे मूवमेंट करता है मैं आपको थोड़ा रफली बताऊं, कि ये हार्ट जो है एक्सपैंड करता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। और स्टूडेंट्स, शायद आपको जान के आश्चर्य हो कि एक मिनट में लगभग ये 70 टाइम्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या कभी आपको पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर भी रहा है? नहीं, आप तो अपना डे टू डे लाइफ की रूटीन में बिजी रहते हो, और पूरे टाइम आपका हार्ट जो है मूवमेंट करता रहता है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है स्टूडेंट्स। सो अमेजिंग स्टूडेंट्स। और कुछ ऑर्गन्स की हम बात करें तो हमारे एब्डोमेन में यहाँ पे स्टमक नाम का एक ऑर्गन होता है। आपको तो पता ही होगा इसके बारे में भी, कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, वो इसी में आता है स्टूडेंट्स, स्टमक में ही आता है। ये स्टमक भी बहुत मूवमेंट करता है स्टूडेंट्स। स्टमक की मूवमेंट को कई बार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। हालांकि ये नाम आपको याद रखना है दिस स्टेज जरूरी नहीं है। क्या होता है स्टूडेंट्स की स्टमक की जो वॉल्स होती है ये मूव करती है, इस तरीके से मूव करती है कि अंदर जो फूड होता है वो मिक्स हो जाए आपस में। थोड़ा समझाने के लिए आपको मैं वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दे सकता हूं। वॉशिंग मशीन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मूवमेंट होता है मशीन का, ताकि अंदर की जो क्लोथ्स और वाटर है वो आपस में मिक्स हो। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन ये भी कभी आपको फील नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ऐसा मूवमेंट हो रहा है, सही है ना। फिर स्टूडेंट्स और नीचे हम आए तो यहां पर एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कि जो भी यूरिन हम बॉडी से पास करने वाले होते हैं वो इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, और जब इसका अमाउंट बहुत बढ़ जाता है तब हम यूरिन पास आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इसमें यूरिन का अमाउंट बढ़ता जाता है ये एक्सपैंड करता रहता है। ठीक है, और फिर जब हम यूरिन पास कर देते हैं तो ये खाली हो जाता है, वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास भी नहीं होता या बहुत कम एहसास होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ऐसा कैसे होता है? देखो, अब ये येलो में जो रीजन देख रहे हैं यहां पे, दिस इज आवर बॉडी कैविटी। ये हमारे बॉडी की कैविटी है, जिसको स्टूडेंट्स टेक्निकल टर्म में कोएलम भी बोल सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमारे बॉडी में कैविटी होती है, कोएलम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। देखो, ये हार्ट जब एक्सपैंड कर रहा है तो इसको कुछ एम्प्टी स्पेस चाहिए ना, तभी तो एक्सपैंड करेगा। आप सोचो, यहां पर अगर हम कुछ सॉलिड भर दें, इस पूरी कैविटी में सॉलिड फिल कर दे कोई, तो ये हार्ट एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक, वैसे अगर यहां पे पूरे सॉलिड भरी हो तो यूरिनरी ब्लैडर एक्सपैंड कैसे करेगा? स्टमक के वॉल्स कैसे मूवमेंट करेंगे? ये सारे मूवमेंट्स होने के लिए यहां पे एम्प्टी स्पेस होना जरूरी है, यहां पे कैविटी होना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप समझ सकते हैं कैविटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। इसी कैविटी को कोएलम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं यहां पे, बॉडी कैविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी में ये कैविटी होती है, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी में कैविटी नहीं होती है। ठीक है, इस बेसिस पे भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। अब आप सोचो कि अगर कैविटी होगी तो ये ऑर्गन्स होंगे और ये ऑर्गन्स अच्छे से
काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी एनिमल की बॉडी में ये कैविटी नहीं है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ऑर्गन्स होंगे ही नहीं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो ठीक से काम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी एनिमल की बॉडी में ऐसी कैविटी या कोइलम नहीं है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है, आप समझ लो। लेकिन अगर बॉडी कैविटी है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हो पाएंगे, कैविटी नहीं है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इस तरह के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको काम करने के लिए एम्प्टी स्पेस और कैविटी चाहिए थी, ठीक है। तो कैविटी बिना वाले जो एनिमल्स होंगे स्टूडेंट्स, वो सिंपल एनिमल्स होंगे थोड़े, और कैविटी वाले जो एनिमल्स होंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बॉडी के अंदर कैविटी होती है, वो एम्ब्रियोनिक फेज में ही देखी जा सकती है। जब हम एम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं तभी ये कैविटी हमारी बॉडी के अंदर दिख जाती है। देखें स्टूडेंट्स, हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात की थी, ऑर्गेनिम्स की बात की थी, जिसमें 3 लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से थोड़ा सा आप याद करें। सबसे मिडल वाली लेयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंडोडर्म। इंडो मतलब क्या होता है? सबसे अंदर वाली। सबसे बाहर वाली को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्टोडर्म, ठीक है। और ये जो मिडल वाली लेयर होती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक है। अब ये जो मिडल वाली लेयर है ना स्टूडेंट्स, वो बड़ी खतरनाक लेयर होती है। देखो, बहुत सारे एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि एम्ब्रियोनिक फेज में आप उनको देखेंगे तो आपको सिंपली ऐसे दिखाई देंगे, ये तीनों लेयर्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे हम टाइगर, एलिफेंट्स, उनमें आप एम्ब्रियोनिक फेज में देखेंगे तो कुछ इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी। आप देखो, बीच में जो लेयर है एंडोडर्म वो है, बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म भी है, बीच वाली लेयर मेसोडर्म भी है। लेकिन आप देखें मेसोडर्म लेयर में आपको कैविटी दिखाई दे रही होगी, जो हमने यहां पे ब्लैक में बनाई है स्टूडेंट्स, ठीक है, कैविटी। ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, वही कोइलम है। और अगर ये एक आदमी का एम्ब्रियो है, तो जब ये एम्ब्रियो एक आदमी में डेवलप होगा, तो ये जो कैविटी दिखाई दे रही है वही हमारी बॉडी कैविटी बनेगी स्टूडेंट्स, और इसी में डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियो इस टाइप के होते हैं, कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियो में ऐसे कैविटी दिखाई देती है। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं उनमें इस तरीके से यहां पर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो सकता है, उनको एम्प्टी स्पेस मिलेगा अपने फंक्शनिंग के लिए। बट यहां पर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि एम्प्टी स्पेस नहीं है उनके प्रॉपर वर्किंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे एम्ब्रियो वाले जो एनिमल्स है वो कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स बनेंगे, और ऐसे वाले सिंपल एनिमल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम बोल सकते हैं यहां पर है कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। तो ऐसे एम्ब्रियो वाले एनिमल्स को एक नाम दिया गया है, दैट इज कोएलोमेट्स। जिनमें कोएलम होता है उनको बोलते हैं कोएलोमेट्स, उन एनिमल्स को। जिनमें कोएलम या कैविटी नहीं होती है उनको बोलते हैं एकोएलोमेट्स, ठीक है। ए लगा दिया मतलब वो कोएलोमेट्स नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स यहां पर एक और भी टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके एम्ब्रियो कुछ इस तरीके के होते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कैविटी तो आपको दिख रही होगी, लेकिन थोड़ी अजीब टाइप की कैविटी होती है। इसमें क्या होता है, आप देखें, मेसोडर्म लेयर के पाउचेस पाए जाते हैं, पाउचेस ऑफ मेसोडर्म स्कैटर्ड इन कैविटी। अब देखो, यहां पे कैविटी होती तो है, लेकिन ये उतनी काम की कैविटी नहीं होती है। बहुत डिटेल में हम यहां पे नहीं जाएंगे इस कोर्स में। इस कैविटी में बहुत ज्यादा ऑर्गन्स एक्चुअली सही से डेवलप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कई बार फॉल्स कोएलम भी बोलते हैं, फॉल्स कोएलम, ठीक है, या फिर स्यूडो कोएलम। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स को स्टूडेंट्स बोलते हैं स्यूडो कोएलोमेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स को कोएलम के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। अगर कोएलम है तो कोएलोमेट्स, कोएलम नहीं है तो ए कोएलोमेट्स, और अगर फॉल्स कोएलम है तो स्यूडो कोएलोमेट्स, ठीक है। ऐसे जो एम्ब्रियो वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स में डेवलप होंगे, जैसे हम। ऐसे जो होंगे वो थोड़े कम कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, ठीक है, जिनमें कुछ ऑर्गन्स तो डेवलप हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। और ऐसे जो होंगे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स में डेवलप होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और डिटेल में हम इनकी बात आगे करेंगे, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं, ऐसे कौन से होते हैं, ऐसे कौन से होते हैं, एंड सो ऑन। फिर स्टूडेंट्स यहां पे हमने कुछ डिफिनेशंस लिखी हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं कि कोएलोमेट्स
are organisms having true cavity lined by mesoderm from all sides. ठीक है. Acoelomates are organisms having no body cavity. ठीक है. Pseudocoelomates are organisms having false coelom. They have pouches of mesoderm scattered between endoderm and ectoderm. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स आप देखें ये जो कोएलोमेट्स होते हैं इनको फर्दर दो सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको ये, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये. तो किस बेसिस पे इनको दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं आप देखें. ये जो कैविटी है वो किस तरीके से फॉर्म हुई है उसके बेसिस पे इनको दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. मतलब इस कैविटी के बनने के दो प्रोसेसेस होते हैं जिनके बेसिस पे हम यहां पे दो सेक्शंस डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स. शुरू में स्टूडेंट्स ये 3 लेयर्स होते हैं हमारे पास और उनमें अभी कोई कैविटी नहीं होती है. फिर क्या होता है ये जो मेसोडर्म है ना स्टूडेंट्स वो बीच से स्प्लिट होने लगता है. बीच से स्प्लिट होने लगता है ताकि यहां पर एक कैविटी बन सके और यहां पर भी एक कैविटी बन सके. और फाइनली इस तरीके से ये जो स्प्लिटिंग यहां पे हो रही थी वो एक कैविटी में डेवलप हो गई है. यहां पर भी कैविटी में डेवलप हो गई है जिसको हम कोएलम बोलेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है. तो इस तरीके से यहां पे कोएलम का फॉर्मेशन होता है. दूसरा जो सेक्शन यहां से दूसरा जो डिवीजन है देखिए उसमें कोएलम कैसे बनता है. उसमें शुरू में मेसोडर्म वाली जो लेयर है वो होती नहीं है. अंदर की कौन सी लेयर स्टूडेंट्स. इंडोडर्म. बाहर की एक्टोडर्म. ठीक है. फिर क्या होता है ये जो इंडोडर्म लेयर के सेल्स हैं उन्हीं में से जो सेल्स होते हैं वो बाहर की तरफ थोड़ा इस तरह से डेवलप होने लगते हैं. बाहर की तरफ इस तरह से डेवलप होते हैं. ठीक है. और डेवलप होते होते ये बड़े होते हैं और फाइनली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होके आता है स्टूडेंट्स. ठीक है. हालांकि फाइनली कोएलम ही बनता है कुछ इसी तरीके का, लेकिन बनने का जो प्रोसेस है वो अलग है. पहले यहां पे मेसोडर्म जो लेयर थी उसमें स्प्लिटिंग हुई तो ये कोएलम बना. यहां पे मेसोडर्म लेयर थी नहीं, जो अंदर वाली लेयर है उसी से सेल्स बाहर की तरफ पिंच ऑफ हुए निकले और उन्होंने ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि इस वाले तरीके में क्या हुआ था. हम लिख सकते हैं कि इस वाले तरीके में पहले वाले तरीके में कोएलम formed due to splitting of mesoderm layer. ठीक है. जो मेसोडर्म लेयर थी उसकी स्प्लिटिंग से कोएलम बना. ठीक. और इस वाले केस में स्टूडेंट्स क्या हुआ. कोएलम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेज पिंच्ड ऑफ फ्रॉम इंडोडर्म. इंडोडर्म से कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स निकले जिनसे कोएलम का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स. ठीक है. अब ऐसे जो ऑर्गेनिम्स या एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता है इंटेरोकोएलोमेट्स. ठीक है. जिनमें इस तरह से कोएलम बनती है और जिसमें ये वाला तरीका फॉलो होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं सीजोकोएलोमेट्स. ठीक है. एक और नाम भी इन दोनों के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स. इसके लिए यूज किया जाता है ड्यूटेरोस्टॉम्स. और इसके लिए स्टूडेंट्स यूज किया जाता है, कहां लिखो स्पेस नहीं है यहां लिख देता हूं, प्रोटोस्टॉम्स. तो थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इस लेवल पे ये पूरी की पूरी बातें, बट आपको समझ में तो आ गया वो क्या हो रहा है कि कोलोमेट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. उनके नाम में मैंने लिखे हैं सीजोकोलोमेट या प्रोटोस्टॉम्स या फिर इंटेरोकोलोमेट्स या ड्यूट्रोस्टॉम्स. ठीक है. और इन दोनों में बेसिक अंतर यह है कि वो कोएलम जो है वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है स्टूडेंट्स. ओके. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोटोकॉड. तो स्टूडेंट्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा दिस इज समथिंग अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. तो कुछ ऑर्गेनिम्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियो में इस तरह से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है. इसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स. जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखिए स्टूडेंट्स ये एक ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो है. ठीक है. थोड़ा डेवलप्ड एम्ब्रियो है. जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है वो एक शेप लेने लगता है बॉडी जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे थोड़ा आपको शेप जैसा दिखाई दे रहा हो. ठीक है. तो ये बहुत ही बेसिक एम्ब्रियो है, ये थोड़ा डेवलप्ड एम्ब्रियो है. आप देख सकते हो यहां पे ये ऑरेंज कलर में आपको जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज एक्चुअली नोटोकॉर्ड. ठीक है स्टूडेंट्स. देखिए नोटोकॉर्ड से रिलेटेड कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं स्टूडेंट्स. पहला है लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर. वो तो आप देख ही सकते हैं एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये
runs along the body between nervous tissues and gut. तो ये येलो में जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो नर्वस टिश्यूज हैं, दे आर नर्वस टिश्यूज, ठीक है। तो रन्स अलोंग द बॉडी बिटवीन नर्वस टिश्यूज, ये नर्वस टिश्यूज है, एंड गट। गट जो है स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है, उसको सॉर्ट ऑफ हम गट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नर्वस टिश्यूज होते हैं हमारे, और उसके सामने यहाँ पे गट होता है। उन दोनों के बीच में ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो रन करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। प्रोवाइड्स प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स होते हैं, वो जो मसल्स होते हैं इन नोटोकॉर्ड से अटैच्ड होते हैं, जिसके कारण उन मसल्स का मूवमेंट आसान हो जाता है और प्रॉपर होता है, ठीक है। प्रोवाइड्स प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे नोटोकॉर्ड कहां पर लोकेटेड होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और नर्वस टिश्यू और गट के बीच में होता है स्टूडेंट्स। मसल्स इससे अटैच्ड होते हैं ताकि उनका मूवमेंट अच्छे से हो सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नोटोकॉर्ड है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का, और 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप सोच सकते हो। एक जिनमें ये नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है, एक जिनमें नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है, नो नोटोकॉर्ड। दूसरे स्टूडेंट जिनमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। अब तीसरा क्या हो सकता है, एक में नोटोकॉर्ड नहीं है, दूसरे में नोटोकॉर्ड है। अब तीसरा क्या हो सकता है, तीसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनमें नोटोकॉर्ड होता तो है, लेकिन वो सिर्फ एम्ब्रियो में होता है उनके, ठीक है। वो जब एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं तब उनमें नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो वो नोटोकॉर्ड एक और एडवांस्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है, दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होता है, तीसरे ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होता तो है, लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, और उसके बाद वो नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म होकर वर्टिकल कॉलम में चेंज हो जाता है जब वो बड़े हो जाते हैं। हम इसी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी है का, उसका बोन्स दिखाए गए हैं इसमें। आप देखो ये जो पीछे आपको दिख रहा है यहां पे, दिस इज एक्चुअली आवर वर्टिकल कॉलम, ठीक है। तो जब हम एम्ब्रियो थे तो नोटोकॉर्ड था हमारे बॉडी में, लेकिन जब हम डेवलप हो जाते हैं, बड़े होते हैं थोड़े, तो वो वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक बर्ड का बोन, ये स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है यहां पे। यहां पर भी ये जो है आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बर्ड के बॉडी के बैक पार्ट में वर्टिकल कॉलम है। तो जब ये बर्ड भी एम्ब्रियो रही होगी तो उसमें ये नोटोकॉर्ड रहा होगा, लेकिन जब ये बर्ड बड़ी हुई तो उसमें ये वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए ये एक और एनिमल है, ये उसमें ये वर्टिकल कॉलम आपको दिखाई दे रहा है बैक में, ठीक है, जो कि पहले नोटोकॉर्ड रहा होगा, ठीक। फिर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे में तो नोटोकॉर्ड ही रहता है हमेशा। अब जैसे देखिए ये 2 एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, ये एक सी एनिमनी, ये एक छोटा एनिमल होता है जो वाटर में पाया जाता है, और ये तो आप जानते हैं बटरफ्लाई। इनमें कभी भी नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है, इनमें कभी भी नोटोकॉर्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप ये भी समझ गए होंगे कि जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है वो कंपैरेटिवली थोड़े सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड होता है वो थोड़े एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड होता है और वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है वो तो और भी एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स। तो नोटोकॉर्ड की ये जो प्रॉपर्टी है उसका भी यूज किया जाता है किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई करने में, जैसा कि स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स टाइम आ गया है कि एनिमल किंगडम को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहला जो डिवीजन होता है वो है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने पहले पढ़ ही रखा है कि बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो वो आपस में टिश्यू बनाते हैं, और फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं। सही बात है, ये तो हमने पढ़ा ही है, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें सिर्फ सेल तक ही बात आके रह जाती है, उनमें कई सारे सेल्स तो होते हैं लेकिन वो सेल्स मिलकर कोई टिश्यू नहीं बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स, और फिर टिश्यू ही नहीं बन रहा है तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की तो कोई बात होती ही नहीं है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, और फिर वो टिश्यूज जो है वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो इस बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को दो क्राइटेरियाज में डिवाइड कर दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स होते हैं, टिश्यू नहीं होते हैं, फिर ऐसे जिनमें टिश्यूज होते हैं, और फिर हो सकता है आगे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम भी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देखते ही समझ रहे होंगे कि इस कैटेगरी में जो एनिमल्स आएंगे वो सिंपल होंगे, लेकिन इस कैटेगरी में जो एनिमल्स आएंगे स्टूडेंट्स वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए। सही है ना बात? फिर आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर इस कैटेगरी में जो एनिमल्स आते हैं उनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ कोएलम। कोएलम की बात हमने की है, डिपेंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कोएलम। तो स्टूडेंट्स, एक वो कैटेगरी है जिसमें ट्रू कोएलम होता है, कोएलोमेट्स। एक वो कैटेगरी है जिसमें फॉल्स कोएलम होता है, स्यूडोकोलोमेट्स। एक वो कैटेगरी है जिसमें कोएलम नहीं होता है स्टूडेंट्स, एकोएलोमेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से फर्दर 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया स्टूडेंट्स। और फिर क्या डिवीजन कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसके आगे, आप सोचें, बताएं। देखें, ये जो कोएलोमेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, सीजोकोएलोमेट्स एंड इंट्रोकोएलोमेट्स। और ये जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे होता है स्टूडेंट्स? हमने देखा था कि जो कोएलम है वो कैसे बना है, उसके बनने के तरीके पे ये डिवीजन होता है स्टूडेंट्स। सीजोकोएलोमेट्स में अलग तरीके से कोएलम बना होता है और इंट्रोकोएलोमेट्स में अलग तरीके से स्टूडेंट्स बना होता है। ठीक है, फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंट्रोकोएलोमेट्स होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। उनमें ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, या फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर आप इन एनिमल्स की बात करें, यहां पे जो यहां पर थे, इनमें किसी में भी नोटोकॉर्ड नहीं होता है। सेलुलर लेवल वाले में नोटोकॉर्ड नहीं होता है, एकोएलोमेट्स, सीडोकोएलोमेट्स, सीजोकोएलोमेट्स, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, इंट्रोकोएलोमेट्स जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे 2 कैटेगरीज यहां पे बन जाती है। ठीक, तो आप देखिए इस तरह से कुछ हमने एक बेसिक डिवीजन कर लिया है, बेसिक कैटेगरीज बना ली है एनिमल किंगडम में। अब यहां पर आपको मैं याद दिला दूं स्टूडेंट्स की जो प्लांटे किंगडम होता है, प्लांटे किंगडम आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था प्लांटे किंगडम को हम जब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उनको हम डिवीजन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, लेकिन जब एनिमल किंगडम को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो वहां पे फाइलम वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमें बहुत सारे फाइलम्स बनाने हैं एनिमल किंगडम को डिवाइड करके स्टूडेंट्स। तो आप देखें यहां पे कैसे होता है आगे काम। इस कैटेगरी में जो एनिमल्स आते हैं उनको हम अपने पहले फाइलम में रखते हैं, फाइलम 1, जिसका नाम है स्टूडेंट्स पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, ठीक है। तो एनिमल किंगडम को हम बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड करने वाले हैं। जो पहला फाइलम है दैट इज पॉरीफेरा। उसमें वैसे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनमें। ठीक है, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे कि कौन से एनिमल्स हैं जो यहां पे आते हैं, उनकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर स्टूडेंट्स यहां पर ये जो कैटेगरी है एकोलोमेट्स, इनको भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आप ध्यान से देखें किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है वो सब हम देखेंगे। तो पहली कैटेगरी होते हैं कोलेंटरेटा। कोलेंटरेटा, फर्स्ट कैटेगरी इज कोलेंटरेटा। द सेकेंड कैटेगरी इज स्टूडेंट्स Ctenophora, Ctenophora. And the third category students is Platyhelminthes. तो एकोलोमेट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कोलेंटेरेटा, Ctenophora एंड Platyhelminthes. तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया सेकेंड फाइलम। दिस इज आवर सेकेंड फाइलम, दिस इज आवर थर्ड फाइलम एंड दिस इज आवर फोर्थ फाइलम। ठीक है, तो 4 फाइलम्स हमारे यहां पे बन चुके हैं। फिर जो सीटोकोलोमेट्स होते हैं इनको स्टूडेंट्स इनको हम अपने 5th फाइलम में डालेंगे, दैट इज नेमाटोडा। नेमाटोडा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो सीजोकोलोमेट्स होते हैं उनको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखें बहुत सारे फाइलम्स बनते हैं यहां पे। मोलस्का, मोलस्का, सेकेंड इज एनेलिडा, द थर्ड इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 6th फाइलम, यू कैन से दिस इज आवर 7th फाइलम एंड दिस इज आवर 8th फाइलम। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ये जो कैटेगरी होती है इसमें भी 2 डिविजन्स बन जाते हैं। किस बेसिस पे बनते हैं वील सी। फर्स्ट इज इकिनोडर्मेटा, इकिनोडर्मेटा एंड सेकेंड इज
हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज माय 9th फाइलम एंड दिस इज माय 10th फाइलम। और यहां पे ये जो कैटेगरी बनी थी स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा इज आवर 11th फाइलम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पूरे एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में फाइनली डिवाइड किया जाता है। पॉरीफेरा, कोलेंटेरेटा, किटेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, नेमाटोडा, मोलस्का, please see the spelling carefully, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata and Chordata, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप कहीं कंफ्यूज ना हो, जैसे इसको मैंने सेकंड फैलम और इसको मैंने थर्ड फैलम बोल दिया, तो इसमें कोई खास बात नहीं, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि इसको थर्ड और इसको सेकंड बोल दिया, ये 7th है, इसको मैंने 4th बोल दिया, यहां पे मैंने 10th लिखा है, इसको मैंने 5th फैलम बोल दिया। मतलब नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द बेसिक थिंग इज कि एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम्स में डिवाइड किया, उनके क्या क्या नाम है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स हैं उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद दिस फाइलम दैट इज कॉल्ड पॉरीफेरा। तो स्टूडेंट्स पॉरीफेरा, पॉरीफेरा आर अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल्स स्टूडेंट्स। आप देखें ये कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा एनिमल्स। बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं पॉरीफेरा, इनफैक्ट आपको देख के लग भी नहीं रहा होगा कि ये एक्चुअली एनिमल्स है स्टूडेंट्स। कैन यू बिलीव कि ये एक्चुअली एक एनिमल है, ये एक्चुअली एक एनिमल है। बट स्टूडेंट्स दीज आर एनिमल्स, राइट, एंड दीज आर द मोस्ट बेसिक एनिमल्स, क्योंकि इनमें से सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सेल्स मिलके जो है वो टिश्यू नहीं बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सबसे पहली बात तो आप देखें स्टूडेंट्स कि इन एनिमल्स को पॉरीफेरा बोलते हैं, बट उनके लिए कॉमन टर्म भी यूज होता है, दैट इज स्पॉन्जेज, ठीक है। स्पॉन्जेज, ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो इन एनिमल्स को कॉमन लैंग्वेज में कई बार स्पॉन्जेज भी बोलते हैं। और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉन मोटाइल एनिमल्स। नॉन मोटाइल का मतलब स्टूडेंट कि दे कैन नॉट मूव, अमेजिंग स्टूडेंट्स। एनिमल्स को जनरली हम मूवमेंट से एसोसिएट करते हैं कि एनिमल्स जो है मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट पॉरीफेरा आर द ओनली एनिमल्स जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। देखिए आप सॉर्ट ऑफ को लग रहा होगा कि यहां पर ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। एक्वेटिक, ये सिर्फ वाटर में ही पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए जनरली डे टू डे लाइफ हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये पानी में बहुत डीप पाए जाते हैं। होल्स ऑन बॉडी, canal system for circulation of water and food. Now this is an important point students। देखो आप क्या होता है, इस फोटोग्राफ में आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि इसके बॉडी में यहाँ होल्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी बॉडी पे होल्स होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे बॉडी पे होल्स होते हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे बॉडी पे होल्स होते हैं। और फिर यहाँ पे कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम बोलने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखें आप कि इन होल्स से वाटर जो है वो एंटर करता है, वाटर जो इन होल से एंटर करता है, फिर आप देख सकते हैं अंदर कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है, फिर वाटर अंदर जाके इस तरह से इन कैनाल्स लाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकलता है, ओके। तो वही बोला जा रहा है होल्स ऑन बॉडी कैनाल सिस्टम, और ये कैनाल सिस्टम टाइप बन गया। अब होता है कि जब ये वाटर इनके अंदर से इन कैनाल से पास हो रहा होता है, तो इस वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं या फिर जो गैसेज मिक्स्ड होती हैं, वो स्पॉन्जेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, समझो। जो पानी यहां से इनके बॉडी के अंदर से गुजरेगा तो उसमें जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होंगे वो ये स्पॉन्जेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें जो मिक्स गैसेज होती हैं वो भी ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको गैसेज और फूड ऑब्टेन होती हैं। तो होल्स ऑन बॉडी कैनाल सिस्टम फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। हार्ड आउटसाइड लेयर, और जैसा कि आपको फोटोग्राफ में तो नहीं लग रहा होगा, बट इसमें पतली से एक हार्ड लेयर होती है इनके बाहर, इन सबके बाहर पतली सी हार्ड एक लेयर होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, जो स्केलेटन है, सॉर्ट ऑफ स्केलेटन है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक। अब देखिए कुछ यहाँ पे नाम्स भी लिखे हुए हैं, दीज आर पॉरीफेरा एनिमल्स हुज नेम इज सिकॉन, स्पोंगिला, यूप्लेंटिलिया, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच एनिमल्स। नाउ स्टूडेंट्स विल मूव टू द सेकंड फाइलम दैट इज कोलेंटेरेटा। और स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट करना, जैसे जैसे हम ऊपर वाले फैलम्स में बढ़ेंगे, मतलब सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ एंड सो ऑन, वैसे वैसे आप देखना कि एनिमल के बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो फाइलम 1 के एनिमल्स थे वो बहुत सिंपल थे, और जब लास्ट फाइलम 11 तक पहुंचोगे ना तो एनिमल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे कि आप और मैं किस फाइलम में आते हैं, आप और मैं इस फाइलम में आएंगे, क्योंकि वी आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स ऑन दिस अर्थ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एनीवेज वी मूव टू द सेकंड फाइलम दैट इज कोलेंटेरेटा।
तो सबसे पहली बात उनके बारे में तो ये आप देख ही सकते हैं कि उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और क्योंकि वो एक कॉलमेट्स है मतलब इनमें कोइलम नहीं होता है, इनमें कोइलम नहीं होता है स्टूडेंट्स, राइट। सो स्टूडेंट्स आप देखें, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोलेंटेरेटा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमनी, ये कुछ एनिमल्स हैं जो इस फैलम में आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनमें कोइलम नहीं होता है, बेसिकली दे आर ए कॉलमेट्स। फिर आप स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हैं दे आर रेडियली सिमेट्री, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है हमने पढ़ा था, आप देखें इसमें रेडियल सिमेट्री है। आप ऐसे कोई भी प्लेन ड्रॉ कर दें जो सेंटर से पास करेगा तो ये दो सिमेट्रिक पार्ट्स में बढ़ जाएगा। वैसे हाइड्रा में भी रेडियल सिमेट्री है, और सी एनिमल की तो हमने बात की थी। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं स्टूडेंट्स। इस फाइलम में जो भी एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब उसमें मेसोडर्म वाली लेयर नहीं होती है। सिर्फ एम्ब्रियो के टाइम में सिर्फ दो ही लेयर्स होती हैं सेल्स। कौन कौन सी लेयर स्टूडेंट्स? अंदर वाली इंडोडर्म और बाहर वाली एक्टोडर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए भी आप सोचो कि ये तो दो ही लेयर होते ही हैं इसमें, तो इसमें तो कोइलम होने का कोई चांस ऐसे भी होता ही नहीं था। तो इसमें कोई कोइलम नहीं है। कोइलम तो तब हो सकता है ना जब थर्ड लेयर मेसोडर्म हो, बट इसमें तो दो ही लेयर है, तो इसमें तो ऐसे भी कोइलम होने का कोई चांस था ही नहीं स्टूडेंट्स। ठीक, हॉलो गट, जैसे आप देखेंगे हाइड्रा स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं इसका ये पार्ट, ये गट है, गट, और ये हॉलो होता है। ठीक है, फूड से रिलेटेड, फूड के डाइजेशन वाला जो काम है वो यहां पर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हॉलो गट होता है इनके बॉडी में, इसके बीच में भी एक हॉलो गट होता है, मतलब हॉलो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली ये जो एंडोडर्म की लेयर थी ना, वही डेवलप होकर एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, एक्वेटिक, ये सारे एनिमल्स स्टूडेंट्स जो है वो एक्वेटिक होते हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आप इनकी देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमल, ठीक है, और कोरल्स। ये चारों जो एनिमल्स है वो कोलेंटेरेटा के अंदर आते हैं, जिसमें से ये तीन एनिमल्स सॉलिटरी रहते हैं, मतलब ये अकेले अकेले रहते हैं। एक हाइड्रा अकेला अपना रहेगा, एक जेलीफिश अकेले अपने रहेगी, बट कोरल्स जो होते हैं वो कॉलोनीज बना के रहते हैं, मतलब वो बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, एक जगह पे बहुत सारे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आई एम ऑल्सो श्योर कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि पॉरीफेरा से ये जो एनिमल्स हैं वो थोड़े एडवांस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत क्लियरली मूव कर सकते हैं। जेलीफिश के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। ठीक है, दीज ऑल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So now student will move to the third phylum that is called Ctenophora. ये बहुत इंपॉर्टेंट phylum नहीं होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं होते हैं, बट एनीवे विल सी देम। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो इनके यहीं पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता होगा, एक कोइलोमेट्स होते हैं, मतलब इसमें कोइलम नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में देखते हैं। नो कोइलम, वो तो हम देख ही चुके हैं स्टूडेंट्स। रेडियल सिमेट्री, आप देखें इसका एग्जांपल यहां पे एक मैंने उसका फोटोग्राफ लगाया है, आप देख सकते हैं वो रेडियली सिमेट्री होता है स्टूडेंट्स। डिप्लोब्लास्टिक होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें, दैट इज कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। स्टूडेंट्स आप देखिए यहां पर ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कॉम्प्लेट्स बोला जा रहा है, और ये इनकी बॉडी पे होते हैं जो इनके मूवमेंट में इनकी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट फाइलम दैट इज प्लेटीहेलमिन्थस। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स की प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं वो पुराने फाइलम से ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो हम यहीं पे देख सकते हैं कि उनमें कोइलम नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोइलम नहीं होता है। और उनकी प्रॉपर्टी देखने के लिए हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स है प्लेटीहेलमिन्थस के। प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवॉर्म। तो स्टूडेंट्स प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं उनको फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली फ्लैट होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर फ्लैट होता है। ठीक है, चिपटे होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स ही बोलते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री होती है इनमें, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री, आप देखो बाइलैटरल सिमेट्री, कोई कोलम नहीं होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये पहला फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसके पहले जो फाइलम्स हमने देखे वो डिप्लोब्लास्टिक थे। तो ये पहला फाइलम है जिसमें 3 लेयर्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर इसमें होना लाजमी है। इसमें एक मेसोडर्म भी है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कोलम अभी भी नहीं होता है। नो कोलम। हमने पढ़ा था कि
मेसोडर्म है भी तो भी ऐसा हो सकता है कि कोइलम नहीं हो, तो इसमें कोइलम नहीं होता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि इनमें भी बहुत एडवांस्ड ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये ऑर्गेनिज्म भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ऑर्गन्स चाहिए और उसके लिए कोइलम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ज्यादा ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। फिर देखिए आप स्टूडेंट्स, इनकी प्रॉपर्टी होती है फ्री लिविंग या पैरासाइट्स। देखो पैरासाइट्स का मतलब आप समझते हो, पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिम्स को बोलते हैं जो दूसरे एनिमल्स के अंदर रहते हैं। जैसे देखो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। वो हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हीं को लेके वो जिंदा रहते हैं। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थस है वो बहुत सारे फ्री लिविंग भी रहते हैं, मतलब वो अपने दम पे भी जिंदा रहते हैं, और बहुत सारे पैरासाइट्स भी होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिम्स के अंदर भी रहते हैं, ठीक। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थस इज एक ही ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप ध्यान करें, हमारे बॉडी में 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ फूड को लेने के लिए और एक एनस फूड को बाहर निकालने के लिए, या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक ही ओपनिंग होती है स्टूडेंट, तो उसमें एक ही ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स, वही माउथ की तरह भी काम करता है और वही एनस की तरह भी काम करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम फाइलम्स में आगे जा रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर इज बिकमिंग मोर एडवांस्ड, ठीक है। और इसके बाद जितने भी फाइलम्स हम देखने वाले हैं उनमें मैं शायद बोल नहीं रहा हूं, लेकिन उनमें 2 ओपनिंग्स होंगी, मतलब माउथ और एनस दोनों होंगे। तो स्टूडेंट्स ए कोलोमेट्स की जो तीनों फाइलम्स थे वो हमने देख लिए। नाउ टर्न फॉर स्यूडो कोलोमेट्स, और उसमें एक ही फाइलम होता है स्टूडेंट्स, नेमाटोडा। नेमाटोडा उसे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और आप समझ रहे होंगे दिस विल बी स्लाइटली मोर एडवांस्ड कंपेयर टू दीज फाइलम्स। तो ये देखें स्टूडेंट्स आप, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेमाटोड्स। तो सबसे पहले तो आप समझ ही रहे होंगे इनमें फॉल्स कोइलम होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्यूडो कोलोमेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तभी तो कोइलम की बात आई है यहां पे। बाइलेटरली सिमेट्रिक होते हैं, ये भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। फिर इनका शेप सिलेंड्रिकल होता है। इससे पहले जो फाइलम आया था प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस उसमें जो ऑर्गेनिम्स या एनिमल्स थे वो फ्लैट थे, लेकिन यहां पे सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट देम इज मेनी आर पैरासिटिक वर्म्स लिविंग इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसमें से बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर ही रहते हैं स्टूडेंट्स। और इनमें बहुत सारे ऐसे भी जो हमें डिजीजेस क्रिएट करते हैं, इन्हीं कारण हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, ठीक। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, राउंड वर्म्स और पिन वर्म्स, ये हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन नाम का एक ऑर्गन होता है, उसमें रहते हैं और हमें कई सारी डिजीजेस क्रिएट करते हैं। फिर फिलैरियल वर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी नेमाटोडा होते हैं, और वो भी हमें कुछ ये डिजीज क्रिएट करते हैं, एलिफेंटियासिस नाम की डिजीज हमें क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो दीज nematodes are generally harmful for us, ठीक है, because they are parasitic, they live inside our body and may cause various diseases in us, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मोलस्का की बात करने वाले हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे हम सारे फाइलम्स की बात कर चुके होंगे। और स्टूडेंट्स एक बड़ी प्रॉब्लम जो आपको इस चैप्टर में आएगी कि सारे फाइलम्स की प्रॉपर्टीज याद रखना आपको बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं, जो मैं इस चार्ट पे बना देता हूं, जिसके हेल्प से आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं दे आर रेडियल, उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसमें सिमेट्री का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, इसमें रेडियल बाइलैटरल कैसे भी सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। ये जो बाकी बचे फाइलम्स उसमें से सिर्फ यही दोनों होते हैं जो रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, और बाकी जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स, बाकी जितने भी होते हैं, कैसे बनाऊं मैं यहां पे, बाकी जितने भी हैं ये, उन सब में बाइलैटरल सिमेट्री होती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हालांकि इक्विनोडर्मेटा जो है उसमें थोड़ा सा कैच होता है, ये सॉर्ट ऑफ रेडियल सिमेट्री भी होती है, इसमें बाइलैटरल भी होती है, लेकिन इसकी ज्यादा बात हम उसी टाइम करेंगे जब इक्विनोडर्मेटा हम पढ़ रहे होंगे, ठीक। बट ओवरऑल आप याद रख सकते हैं कि इन दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन बाकी सब में कैसी है स्टूडेंट्स, बाइलैटरल सिमेट्री। फिर स्टूडेंट्स यही दोनों जो है जो डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक, और ये जो बाकी सारे फाइलम्स है स्टूडेंट्स वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो तो याद रखना कितना आसान हो गया कि ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिर्फ यही दोनों डिप्लोब्लास्टिक थे। फिर स्टूडेंट्स और कुछ प्रॉपर्टीज तो आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि ये तीनों ऐसे हैं जिनमें कोइलम नहीं होगा, इसमें फॉल्स कोइलम होगा इस फाइलम में, और बाकी जितने फाइलम्स हैं उनमें कोइलम होगा स्टूडेंट्स, ठीक है।
फिर जैसे कि नोटोकॉर्ड की बात करें तो ये एक अकेला ऐसा फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड होता है, अकेला ऐसा फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड होता है। बाकी जो फाइलम्स में है उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज तो स्ट्रेट अवे आप यहीं से याद रख सकते हो। कौन कौन से स्टूडेंट्स? कि सिर्फ कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है, बाकी सब में नहीं। कोएलम जो है वो कोएलम वो किसमें किसमें होता है? मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है, इसमें कोएलम होता है, ठीक है। इन दोनों में कोएलम नहीं होता है, इसमें फॉल्स कोएलम होता है। फिर ये दोनों रेडियल सिमेट्रिक होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और बाकी सारे जो है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है उनमें और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो स्ट्रेट अवे आप यहां से याद सकते हैं, और कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो आपको जो चार्ट में बनाता जा रहा हूं उसको देख के ही याद रखना पड़ेगा। तो एनीवे स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू मोलस्का नाउ। मोलस्का आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, और इसी कुछ प्रॉपर्टी तो आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि इनमें कोएलम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर ये बायलैटरली सिमेट्रिक होंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होंगे, और इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये मोलस्का, एनेलिडा नाम ध्यान से देखें, और आर्थ्रोपोडा, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम्स होते हैं। तीनों के बारे में हम एक ही बार में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहां पे बता भी दूं स्टूडेंट्स कि ये वो फाइलम्स हैं जहां से आपको ऑर्गन सिस्टम्स बनते हुए दिखाई देना शुरू होंगे, ठीक है। मतलब मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और बाद के जो फाइलम्स हैं उनमें आपको ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स दिखाई देंगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इनमें कोएलम होता है जिसमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो सकता है, जैसा हमने पहली बात की थी, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने फाइलम्स देखे उनमें एज सच कुछ बहुत अच्छे ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते हैं, बट इनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद मोलस्का, देन टू एनालिडा एंड देन टू आर्थ्रोपोडा, ओके। सो आप देखें स्टूडेंट्स, मोलस्का, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मोलस्का। और ये तो कॉमन बातें हैं कि कोएलम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है वगैरह वगैरह। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉफ्ट बॉडीज। फिर अब इस पॉइंट पे है शेल। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि मोलस्का की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। और कई बार वो एक शेल से भी कवर होती है। जैसे आप ये देखिए स्टूडेंट्स, पीलिया, दिस इज अ मोलस्का, ये एक एनिमल होता है, वाटर में पाया जाता है। अब देखिए ये एक शेल है, और उसके अंदर यहां से साइड में आपको थोड़ा सा दिख रहा है मोलस्का की सॉफ्ट बॉडी उस शेल के अंदर है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, ओशंस के किनारे कई बार ऐसे सेल्स हमें गिरे हुए दिखाई देते हैं जिससे हम खेलते हैं, डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, वही शेल होते हैं ये। इस शेल के अंदर मोलस्का की सॉफ्ट बॉडी इंक्लोज्ड होती है स्टूडेंट्स जनरली। वैसा यहां पर भी हो रहा है, ये एक टफ शेल है और मोलस्का की सॉफ्ट बॉडी उसके अंदर होती है, ठीक है। ये ऑक्टोपस है स्टूडेंट्स, इसकी भी बॉडी सॉफ्ट होती है, बट जनरली यहां पर शेल नहीं होता है। मतलब हमेशा ये शेल हो ये जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देयर। तो ये मोलस्का की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जनरली दे हैव सॉफ्ट बॉडीज कवर्ड बाय अ शेल, ठीक है। जनरली नॉट सेगमेंटेड। अब देखो स्टूडेंट, सेगमेंटेड का क्या मतलब है, ये आपको एनालिडा और आर्थ्रोपोडा पढ़ते टाइम और समझ में आएगा। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, ये चिटॉन जो है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड होने का मतलब होता है कि आप देखें इसमें सेम जैसे स्ट्रक्चर जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो यही स्ट्रक्चर फिर से रिपीट हुआ, 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 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम बोलेंगे कि इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है। लेकिन यहां पर आप देखो, आपको ऐसा कोई सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देगा, यहां पर भी नहीं और यहां पर भी नहीं। तो जनरली मोलस्का की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती है, लेकिन इसके बाद जो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा हम पढ़ने वाले हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द थ्री, कि मोलस्का की जो बॉडी होती है वो जनरली सेगमेंटेड नहीं होती है, लेकिन एनालिडा और आर्थ्रोपोडा की होती है। नो अपेंडिसेस। अब देखो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का भी बहुत अच्छे से मतलब आपको थोड़ी देर बाद ही समझ में आएगा। देखो अपेंडिसेस का मतलब होता है कि बॉडी से निकलने वाले प्रोजेक्शंस। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे बॉडी से लेग्स और आर्म्स निकल रहे होते हैं, उनको हम अपेंडिसेस बोल सकते हैं। लेकिन जनरली मोलस्का के बॉडी में अपेंडिसेस नहीं होते हैं, कोई ऐसे लेग्स या आर्म्स जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा गया नो अपेंडिसेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मोलस्का इज मस्कुलर फुट फॉर मूवमेंट। स्टूडेंट्स, ये अगर कोई मोलस्का की बॉडी है तो उसके बॉडी के नीचे में इस तरह से एक मस्क्यूलर फुट होता है जो इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मोलस्का। देन ऑर्गन्स,
स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि मोलस्का ऑनवर्ड्स हमें ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम दिखाई देने शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल किडनी एक ऑर्गन होती है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में किडनी एक ऑर्गन होती है जो एक्सक्रीशन का काम करती है। एक्सक्रीशन का काम मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने का काम, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने का काम, जब हम टॉयलेट जाते हैं, ठीक है। तो किडनी नाम का एक ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, उसके लिए मोलस्का में किडनी जैसा ही एक ऑर्गन पाया जाता है स्टूडेंट्स, और भी कई ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोलस्का की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप समझ गए स्टूडेंट्स की उसकी सॉफ्ट बॉडीज होती है जनरली कवर्ड बाय ए शेल, उनके पास एक मस्कुलर फुट होता है मूवमेंट के लिए, उनमें अपेंडिसेस जनरली नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें ऑर्गन सिस्टम्स थोड़े डेवलप्ड होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू एनेलिडा, एनेलिडा तो स्टूडेंट्स कोएलम, बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टी, ये सब तो कॉमन बात है, सेगमेंटेड होते हैं। मैंने आपको बताया था मोलस्का जनरली सेगमेंटेड नहीं होते, बट एनालिडा तो ऑलमोस्ट हमेशा ही सेगमेंटेड होते हैं। आप देखो यहां पे क्लियरली ये अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एनालिडा, यू मस्ट रिमेंबर। इसमें आप देख सकते हो क्लियरली आपको पतले पतले सेगमेंट्स यहां हर जगह पे दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। ये लीच है, इसमें भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पतले पतले सेगमेंट्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे। इसमें आपको सेगमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बट इसमें भी सेगमेंट्स है, इनफैक्ट आपको दिखाई देंगे। आप यहां पर ध्यान दो, आपको ऐसे पतले पतले सेगमेंट्स दिखाई देंगे। सेगमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो सेगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे ये एक सेगमेंट है, ये कोई फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड होगा, ये एक सेगमेंट है, ये कोई फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड होगा, बॉडी का कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मोलस्कस से ये चीज उसमें डिफरेंट है, सेगमेंटेशन। ये लैंड और वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं इसमें। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी फाइलम्स हैं 11 फाइलम्स जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसमें से ये सेकंड लार्जेस्ट है। मतलब इसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक ही और फाइलम है जिसमें इससे ज्यादा एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, और वो फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा द लार्जेस्ट फाइलम। इनफैक्ट 80% स्पीसीज जो हमारे अर्थ पे हैं स्टूडेंट्स वो इस फाइलम में आती है। देखिए कितने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पे दिए। प्रॉन्स, प्रॉन्स स्टूडेंट्स हम खाते हैं, सी फूड जिसको बोलते हैं, उसमें प्रॉन्स बहुत शौक से लोग खाते हैं, दैट इज एन आर्थ्रोपोडा। स्कॉर्पियो, बटरफ्लाई, स्पाइडर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खी पाई जाती है, सेंट्रीपीड, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा स्टूडेंट्स। आर्थ्रोपोडा आर एवरीवेयर, एवरीवेयर। जिनको स्टूडेंट्स हम इंसेक्ट्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स, वो सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। अब उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज, कोएलम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल, सेगमेंटेड। स्टूडेंट्स ये सेगमेंटेड होते हैं, जैसे कि आप प्रॉन्स में क्लियरली देख सकते हैं ये सेगमेंट्स, और स्कॉर्पियो में क्लियरली आप देख सकते हैं ये सेगमेंट्स। और इसमें इनफैक्ट देखो एनालिडा में भी सेगमेंट्स थे, बट यहां पे कई बार फ्यूज्ड सेगमेंट्स होते हैं, फ्यूज्ड सेगमेंट्स। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसके सेगमेंट्स आपको थोड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे कंपेयर टू एनालिडा, ठीक है। तो इनमें कई सारे सेगमेंट्स फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन होके बड़े सेगमेंट्स बनाते हैं। टफ एक्सोस्केलेटन ऑफ चिटीन। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आर्थ्रोपोडा स्टूडेंट्स। आर्थ्रोपोडास का जो बॉडी का बाहर का पोर्शन होता है वो टफ लेयर से कवर्ड होता है। बाहर का जो पार्ट है वो टफ लेयर से कन्वर्ट होता है, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। देखो एक्सो मतलब ही क्या होता है, आउटर, आउटर, एक्सो मतलब होता है आउटर, ठीक है। तो टफ एक्सोस्केलेटन होता है इनकी बॉडी में, ठीक है, टफ एक्सोस्केलेटन जो कि चिटीन का बना होता है स्टूडेंट्स। खासकर आप कॉकरोच को देखोगे तो आपको बहुत अच्छी फील आएगी, क्योंकि उसको तो हमने बहुत अच्छे से देखा है, ये हमेशा। आप देखिए स्टूडेंट्स ये एक्सोस्केलेटन है कॉकरोच का, चिटीन का बना होता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज ज्वाइंट अपेंडिसेस। अपेंडिसेस का मतलब तो मैंने आपको बताया है, बॉडी से निकलने वाले प्रोजेक्शंस, जैसे फीट हो गया, एंटीना, 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 जैसे आप देख रहे हैं बटरफ्लाई के दो एंटीना है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अपेंडिसेस। फिर से स्पेलिंग यहां पे डबल पी होना चाहिए, ठीक है। ज्वाइंट अपेंडिसेस होते हैं। अब ज्वाइंट अपेंडिसेस मतलब से आप नहीं समझ रहे होंगे स्टूडेंट, जैसे हमारे लेग्स और आर्म्स दोनों ही अपेंडिसेस हैं, ठीक है। लेग्स, लेकिन हमारे जो लेग्स होते हैं वो ज्वाइंट अपेंडिसेस हैं, जबकि आर्म्स जो है वो ज्वाइंट अपेंडिसेस नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे जो लेग्स होते हैं वो अपर एंड पे ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक है, सटे हुए होते हैं। लेकिन जो हमारे आर्म्स है वो कहीं पर भी एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोडा के जो अपेंडिसेस होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं। जैसे आप देखो यहां पर ये जो एंटीना है ऑब्वियसली यहां पे ज्वाइंट होता है। स्कॉर्पियो के ये दो लेग्स जो हैं स्टूडेंट्स, आप स्कॉर्पियो को उठाओगे पीछे की साइड से तो आप देखोगे उसके ये दोनों लेग्स जो हैं वो आपस में ज्वाइंट होते हैं। वैसे स्पाइडर के भी ये दोनों लेग्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो कैसे होंगे,
वो ज्वाइंट हो गए। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंट एपेंडिसेस। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोडा वर्ड जो है उसका मतलब ही होता है ज्वाइंट एपेंडिसेस, ज्वाइंट एपेंडिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया आर्थ्रोपोडा की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3 इंपॉर्टेंट फाइलम्स देखे, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। मोलस्का, मोलस्का की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है? सॉफ्ट बॉडीज जनरली कवर्ड बाय शेल, वेरी लिटिल सेगमेंटेशन, नो अपेंडिसेस, मस्कुलर फुट फॉर मूवमेंट। एनालिडा, लॉट ऑफ सेगमेंटेशन, लॉट ऑफ सेगमेंटेशन, बहुत सेगमेंटेशन होता है। आप देख सकते हैं इनमें अपेंडिसेस नहीं है, देखो इनके लेग्स एज सच जनरली नहीं है। ठीक है, इसमें ज्वाइंट अपेंडिसेस नहीं होते हैं। अर्थवॉर्म्स जो है इनमें तो अपेंडिसेस है ही नहीं, लीच में भी अपेंडिसेस है ही नहीं। इसमें आपको थोड़े अपेंडिसेस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट नहीं होते। आर्थ्रोपोडा, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ज्वाइंट एपेंडिसेस, टफ एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ चिटिन, सेगमेंटेड। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम फाउंड ऑन अर्थ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं इन 2 फाइलम्स की। ठीक है, जो कोलोमेट्स हैं, इंटरोकोलोमेट्स हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहीं पर उनकी समझ में आ गई। नोटोकॉर्ड नहीं होगा, कोएलम होगा, और फिर बाइलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ठीक है, तो इकिनोडर्मेटा से स्टार्ट करते हैं, फिर हेमिकॉर्डेटा पे भी जाएंगे। तो इकिनोडर्मेटा, सो आप देखें इकिनोडर्मेटा के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स में आपको सबसे खास बात ये नजर आ रही होगी कि इनमें स्पाइक्स नजर आ रहे होंगे आपको, स्पाइक्स 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 स्पाइक्स। इसमें छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, बट स्पाइक्स हैं। इन तीनों में तो बहुत क्लियरली आपको स्पाइक्स दिखाई देंगे। तो स्पाइनी स्किन, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इकिनोडर्मेटा। ठीक है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनके ये बहुत ही स्पेसिफिक फीचर। इसमें जो भी एनिमल्स होते हैं वो मैराइन होते हैं। इंडोस्केलेटम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इंडोस्केलेटन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इनके बॉडी के अंदर अंदर स्केलेटन होता है। जैसे हमारे बॉडी में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर बोन्स का स्केलेटन होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर बोन्स का स्केलेटन होता है। वैसे इनके बॉडीज के अंदर, इनके बॉडीज के अंदर, बॉडी के अंदर एंडो स्केलेटन होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट नाम के सब्सटेंस का या केमिकल का बना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इकिनोडर्मेटा इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन। क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके बॉडी में कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें वाटर फ्लो करता है। कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। So this is very important, interesting property of Echinodermata, that they have water vascular systems or water tube-like systems for locomotion. And now one again very important thing about Echinodermata is कि before birth वो bilateral symmetric होते हैं और after birth वो radial symmetric होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो आप देख सकते हो क्लियरली वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन बर्थ के पहले वो जो है वो बिफोर बर्थ बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बताया था इकिनोडर्मेटा में सिमेट्री का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अब आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो इकिनोडर्मेटा की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई, स्पाइनी स्किन, मेराइन, इंडोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन, और सिमेट्री का क्या फंडा है वो भी। अब स्टूडेंट्स, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, आप देख सकते हैं ये उसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्मॉल ग्रुप ऑफ मराइन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, ये जो फाइलम है इसमें कुछ ही एनिमल्स होते हैं और सारे के सारे मैराइन होते हैं। इसलिए भी आप देखो मैंने एक ही एग्जांपल आपको शो किया इसका, ये उसका एग्जांपल नहीं है, ये कुछ और है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ मराइन एनिमल्स, इसलिए कुछ बुक्स में इस फाइलम की बात नहीं भी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस ग्रुप में जो एनिमल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑब्वियसली बायलैटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोएलम, ये सब तो नॉर्मल चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हेमिकॉर्डेटा दैट दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। गिल्स एक इंपॉर्टेंट टाइप का ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स, जो फिशेस में पाया जाता है। ये फिश है, आप देखो ये उसके गिल्स है। ठीक है, इन गिल्स के हेल्प से ये रेस्पिरेशन करती है, सांस लेती है। जैसे स्टूडेंट्स हम ह्यूमन बींग्स में गिल्स देखा जाए तो नहीं होते, हम गिल्स के हेल्प से सांस नहीं लेते हैं। हमारे बॉडी में लंग्स नाम का ऑर्गन होता है जिसके हेल्प से हम सांस लेते हैं, बट फिशेस में गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए।
तो ये जो हेमिकॉर्डेटा है उनमें भी गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हेमिकॉर्डेटा, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हेमिकॉर्डेटा. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट फाइलम पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्डेटा. और स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा, अभी तो हमने बहुत सारे एनिमल्स की बात नहीं की है, हमने अपनी बात नहीं की है. टाइगर्स, लायंस, डॉग्स, कैट्स, एलिमेंट्स, फिशेस, बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, इन सबकी बातें नहीं की है स्टूडेंट, जबकि मोस्ट ऑफ द फाइलम्स तो खत्म हो गए. तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो कॉर्डेटा फाइलम है, ये सारे एनिमल्स इस कॉर्डेटा फाइलम में आते होंगे. तो स्टूडेंट ये सबसे इंटरेस्टिंग फाइलम है. हमारे आसपास जो भी एनिमल्स हम बहुत इजीली नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स, वो सब इस कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं स्टूडेंट्स. और इस कॉर्डेटा फाइलम के कुछ फीचर्स तो आप यहीं से समझ रहे होंगे कि उसमें कोएलम होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और उनमें नोटोकॉर्ड भी होता है स्टूडेंट्स. और थोड़ा डिटेल में हम इस फाइलम को देखेंगे बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स कॉर्डेटा, आप देखो इसके मैंने एग्जांपल्स नहीं बनाए क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स है कि आप समझ ही गए होंगे. तो इसके फीचर्स बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोएलम, नोटोकॉर्ड, ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं. नाउ स्टूडेंट गिल्स. कॉर्डेटा फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स होते हैं, गिल्स. लेकिन स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये गिल्स क्या होते हैं. वो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फिशेस में गिल्स होते हैं. ठीक है, फिशेस में गिल्स होते हैं जिनसे वो रेस्पिरेशन ले करती हैं, सांस लेती हैं. लेकिन स्टूडेंट्स ह्यूमंस में, हमारे बॉडी में गिल्स नहीं होते, ये भी मैंने अभी आपको बताया. लेकिन मैंने आपको बताया कि हम तो कॉर्डेटा में आते हैं, तो फिर हम में गिल्स नहीं होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कॉर्डेटा का फीचर में गिल्स है. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखो, ये एक ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो है. ठीक है, तो जब हम एम्ब्रियोनिक फेज में होते हैं तब हमारे बॉडी में गिल्स होते हैं, लेकिन जब हम डेवलप होकर एक चाइल्ड बन जाते हैं तो वो गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन बींग्स में गिल्स होते हैं, गिल्स इन एम्ब्रियोनिक फेज, इन एम्ब्रियोनिक फेज. ठीक है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स और भी जो एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर्स हो गए, डॉग्स हो गए, एलिफेंट्स, लायंस या फिर बर्ड्स की बात भी हम कर लें, तो इनमें भी गिल्स सिर्फ एम्ब्रियोनिक फेज में ही होता है. जब वो एडल्टहुड, मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं, एम्ब्रियोनिक फेज से बाहर निकलते हैं, तब उनमें गिल्स नहीं होता है. लेकिन जो फिशेस होती हैं उनमें गिल्स आजीवन होता है, हमेशा ही होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, कॉर्डेटा में गिल्स होता है, मे बी नॉट फॉर द इंटायर लाइफ स्पैन, बट होता है कभी ना कभी तो. ठीक है स्टूडेंट्स. डॉर्सल नर्व कॉर्ड. तो स्टूडेंट्स डॉर्सल का मतलब होता है बॉडी के पीछे, बॉडी के पीछे एक नर्व कॉर्ड होती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी के केस में. ठीक है, ये जो नर्व कॉर्ड होती है स्टूडेंट्स, उससे नर्वस सिस्टम डेवलप होता है. ठीक है, पोस्ट एनल टेल, एनल के बाद एक टेल होती है कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में टेल होती है. जैसे स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, देखें आप, ये डॉग की टेल है, दिस इज अ पोस्ट एनल टेल वी आर टॉकिंग अबाउट. बर्ड्स में फिर टेल नहीं होती एग्जैक्टली, बट आप देख सकते हैं टेल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है. फिशेस में भी एग्जैक्टली टेल नहीं बोल सकते, बट आप देख सकते हो टेल जैसा ही स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो जो कॉर्डेटा फाइलम है उसमें जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें टेल या टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है पोस्ट एनल, एनल के बाद. पर स्टूडेंट्स फिर आप सोच रहे होंगे कि हम ह्यूमन बींग्स में तो टेल होता नहीं है, हम भी कॉर्डेटा में. तो स्टूडेंट्स एम्ब्रियोनिक फेज में हम में भी टेल होता है, लेकिन बाद में वो गायब हो जाता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दीज आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस कॉर्डेटा फाइलम. अब देखो स्टूडेंट्स, इस कॉर्डेटा फाइलम को भी हम बहुत सारे डिविजन्स में कैटेगराइज करते हैं, इसको भी बहुत सारे सेक्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो वो भी अब हम यहां पे देखेंगे. हालांकि जो पहले हमने फाइलम्स पढ़े हैं उनको भी डिवाइड करते हैं, बट वो उतने इंपॉर्टेंट फाइलम्स नहीं है, इसलिए इस कोर्स में उनके डिवीजन हम नहीं देखेंगे. बट कॉर्डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइलम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम, तो इसके भी फर्दर डिवीजन हमें देखने चाहिए स्टूडेंट्स. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें. डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे. और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें.